मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। रोहित भाई ने जहाँ पे हाथ लगाया था वहां वहां सुनसाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हुआ था। उस रात ख्वाब में भी रोहित भाई मुझे नजर आए। उन्होंने मेरे पाँव पे बोसा लिया और बोले कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। इसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगे तो मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जो कुछ आज दिन को हुआ था वही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया था। अगला दिन इतवार का था, यानी मुझे कॉलेज से छुट्टी थी और रोहित भाई भी इतवार वाले दिन घर से छुट्टी करते थे। सुबह देर तक मैं सोती रही। जब उठी तो रोहित भाई नहा धोकर बिल्कुल तैयार बैठा था। भाई, कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप शायद काम पर नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर रोहित भाई मुस्कुरा पड़े और मुझे बोले कि शोभा, जरा कान मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा, जी अब बताओ। वो बोले कि बाजार जा रहा हूँ, तुमसे जो वादा किया था वो पूरा भी तो करना है ना। मैंने हैरानगी से कहा, भाई कौन सा वादा? वो बोला कि पागल, आहिस्ता बोलो, अम्मी को पता ना चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा कि भाई अब बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रहे हो। वो बोला कि रात तुम्हारा साइज लिया था ना, तो वही चीज लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने कहा, भाई आप बिना बस कुछ कहने की मुझे हिम्मत न थी। भाई कहने लगा कि जरा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पीछे पीछे कमरे में आई तो वो कहने लगा, शोभा प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज लेने गया हूँ। मैंने कंधे उचका के कहा कि छोड़े भाई, अम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाजार चला गया तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो रोजाना नहाना पड़ता था। नहाते वक्त मैंने अपनी चीजों को गौर से मुआयना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गुलदान का फूल पूरी तरह खिला हुआ था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया था, आज देखा तो अजीब सा एहसास हुआ। पहाड़ियों की चोटियां भी खूब जलवा दिखा रही थीं। उन पे नजर पड़ते ही मुझे रोहित भाई याद आ गए, जो उन पे डालने वाला सामान लेने गए हुए थे। पता नहीं उनके जहन में क्या आया, जो बैठे बिठाए मुझे राखी पर ऐसा गिफ्ट देने लगे थे। हालांकि उस त्योहार पर हम हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों के बाजों में राखी का धागा बांधते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार मेरी कोई और ही चीज बांधने के चक्कर में था। हालांकि जितना उसका साइज था उनको ज्यादा कसकर बांधने की अभी जरूरत नहीं थी, अभी उनपे नया नया अरूज था। फिलहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए खड़े थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाएं। मैंने उस दिन अपने आप को खूब संवारा था, अच्छी तरह फूल की सफाई की थी। उसकी फालतू घास जो भी बिल्कुल छोटी छोटी निकल रही थी उसको भी जड़ से उखाड़ दिया था। अब मैदान बिल्कुल साफ सुथरा था। इसे देखकर मुझे खुद पर खूब सारा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि ऐ भगवान, इसको किसी खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में करना जो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे। नहा धो के मैंने बाल तौलिए में लपेटे और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे के बाद जब नाश्ता खत्म किया तो मैं बालों को खुश करने के लिए छत पर चली गई और धूप में बालों को खुश करके ब्रश किया। फिर भाई के कमरे में चली आई। रोहित भाई का कमरा ऊपर छत पे ही था और मैं आज काफी दिनों के बाद इनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीजें बेतरतीब पड़ी हुई थी जिनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया था। आखिर में उनकी बेडशीट को दुरुस्त करने लगी तो इसके नीचे से मुझे ऐसी चीज मिली कि मैं हैरान हो गई। ये एक रसाला था जो कि अंग्रेजी जुबान में था। इसके ऊपर लड़कियों की जो तस्वीर थी वो देखकर मेरी आंखें शर्म से झुकने लगीं। किसी भी एक के जिस्म पर लिबास नहीं था और उनके बनाए हुए तमाम पोस्ट और अंदाज देखकर मेरी जो हालत हुई थी वो बयान से बाहर है। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी साफ तस्वीरें नहीं देखी थी, इसलिए खासी तजस्सुस का शिकार हो गई और तसल्ली से भाई के बेड पर बैठकर एक एक करके वर्क उलटने लगी। हर एक वर्क पर एक से बढ़कर एक शाहकार तस्वीर थी। मुझे उस दिन पता चला कि ऐसे रसाले भी होते हैं। और ज्यादा हैरत वाली बात ये थी कि मुझे ये रसाला रोहित भाई के बेड से मिला था। तस्वीरों को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे और मैं खुद को गर्म महसूस करने लगी थी, लेकिन इस कैफियत को मैं कोई नाम नहीं दे पा रही थी। जब वर्क गर्दानी करते हुए मैं दरमियान में पहुंची तो मुझे पहले से बढ़कर हैरत का झटका लगा। मेरी एक तस्वीर इसी रसाले के दरमियान में पड़ी हुई थी। मैं हैरत से मुंह खोले अपनी तस्वीर को देखने लगी। ये तस्वीर अभी पिछले महीने कॉलेज के एक फंक्शन में बनाई गई थी और मालूम नहीं मेरे कमरे से निकलकर भाई के कमरे और फिर रसाले तक कैसे पहुंच गई थी।
खैर जो भी था अभी तक मेरे लिए खासा हैरान कुन था, लेकिन फिर भी मुझे रोहित भाई की नीयत पर शक नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि शायद मैं ही इस तस्वीर को ऊपर ले आई हूँ और मुझसे कहीं खो गई हो और फिर रोहित भाई ने उठाकर इसे साले में रख दी हो। यही सोचकर मैंने अगली तस्वीरों को देखना शुरू कर दिया। मैं उन तस्वीरों में इतनी खो चुकी थी कि मुझे मालूम भी ना हुआ कि रोहित भाई ना सिर्फ बाजार से वापस आ चुके हैं, बल्कि मेरे पीछे खड़े मेरे साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं। अचानक उन्होंने मुझे मतवज्जा करने के लिए चुटकी बजाई तो मैं घबरा गई और भाई को सर पे खड़ा देखकर लरस सी गई और जल्दी से रसाला अपनी टांग के नीचे छुपा लिया। हालांकि मुझे पता था कि भाई सब कुछ देख चुके हैं। रोहित भाई आगे बढ़े और बड़े प्यार से मेरे गाल पे चुटकी काट के बोले कि मेरी गुड़िया यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने घबराई हुई आवाज में बमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, बस ऊपर छत पे आई तो आपके कमरे को जरा साफ करने लग पड़ी थी। इसी वक्त रोहित को किसी की कॉल आई तो वो मोबाइल फोन कान से लगाए कमरे से बाहर चले गए। मैंने रसाला अपने नीचे से निकाला और जल्दी से बेडशीट के नीचे रख दिया और फिर उनके कमरे से बाहर निकलने लगी तो भाई फोन काट के वापस आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बोला, गुड़िया कहाँ जा रही हो। रोहित भाई अक्सर मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे। मैंने कहा भाई नीचे कमरे में जा रही थी तो भाई ने कहा कि नीचे क्या रखा है, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये कहकर उन्होंने शॉपिंग बैग मेरे सामने रखा और बोले, चलो अपना गिफ्ट खुद निकाल के देखो और बताओ कैसा है। मैंने लरसते हाथों से बैग खोला तो अंदर से एक छोटा सा डिब्बा निकला जो बिल्कुल नफीस पैकिंग में था। मैंने वो डिब्बा खोला तो अंदर पीले रंग की बनियान थी जो भाई मेरे लिए लेकर आए थे। भाई के सामने खोलते हुए मुझे बेतहाशा शर्म आ रही थी। मैंने जल्दी से इसको बंद करके डब्बे में डाला और कहा, भाई इतने प्यारे गिफ्ट का शुक्रिया। तो भाई ने कहा, गुड़िया शुक्रिया अभी नहीं चाहिए, पहले पहन कर तो ही खाओ, अगर तुम्हें बिल्कुल फिट हुई तो फिर शुक्रिया तब बोलना, वरना तुमको साइज में तब्दीली करवा दूंगा। मैंने कहा, नहीं भाई मैंने देख ली है, मुझे पूरी आ जाएगी, मैं चलती हूँ। मैं अपना अजीब सा गिफ्ट हाथ में पकड़े नीचे चली आई तो अम्मी ने मेरे हाथ में पकड़ा शॉपिंग बैग देखा तो बोली, शोभा क्या मंगवाया है भाई से। मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा, ऐसे लगा जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली हो। जी वो अम्मी कुछ नहीं, बस भाई से कुछ मंगवाया है। मैं बात को घुमा गई और जल्दी से कमरे में आकर बनियान को छुपा दिया। सारी दोपहर मेरी अजीब कैफियत थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात किससे शेयर करूं कि भाई ने मुझे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया। चूंकि हम दो ही भाई बहन थे तो किसी और से शेयर करते हुए अजीब लग रहा था। अम्मी को ये बात फिलहाल पता चलती तो पता नहीं क्या सोचती। फिलहाल तो मैं किससे भी शेयर नहीं कर सकती थी। गर्मियों की दोपहर तो वैसे भी बहुत लंबी होती है, इसलिए अम्मी रोजाना दोपहर को कुछ देर सो जाती थी। आज भी वो सो चुकी थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यकीनन रोहित भैया नहा रहे थे। बापू तो दुकान पर थे और घर में कोई ना था। अचानक भाई की आवाज आई, शोभा जरा मेरा ट्राउजर तो पकड़ाना, मैं बाहर भूल गया हूँ। मैं भाई की आवाज सुनकर कमरे से निकली और बाहर सहन में आ गई। भाई का ट्राउजर सामने चारपाई पे पड़ा था। मैंने इसे उठाया और बाथरूम का दरवाजा बजा के कहा, ला दो। वो नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाजा खोला तो मेरी नजर इनके सामने जा पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे घुमा के रख दिया। वो रोहित भाई का कांटा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउजर पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद किया। लेकिन अब क्या फायदा, मैं वो चीज देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं था। मैं काफी ज्यादा परेशान हुई कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि इनकी हालत ऐसी नहीं कि अपनी बहन के सामने जा सकें, इनको एहतियात करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज मेरी नजरों के सामने से हट भी नहीं रही थी। क्या ही ताकतवर चीज थी वो, खूब शानदार और जबरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाजा नहीं था कि कांटा इतना बड़ा भी होता है। खैर मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भी जान चुके थे कि शोभा ने इसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की तैयारी करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो फन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि इसके सर पे प्यार से हाथ फेरूं तो वो राम हो जाएगा और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तसव्वुर में ही इसके सर पे हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सांप किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहित का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। ऐसा करने से मुझे मीठा सा एहसास हो रहा था और जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर चोटियां सी रेंगती महसूस हो रही थीं।
तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मज़ेदार सा तस्वर बन रहा था वो टूट गया। रोहित भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले, आज तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, 2 बार नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भैया को देखा तो वो बोले, मेरी गुड़िया मुस्कुरा क्यों रही है? मैंने कहा कि भैया आप भले 4 बार नहा लो लेकिन प्लीज़ अपना सामान साथ लेकर जाया करो। मुझे आवाज़ें देने लग जाते हो कि ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। रोहित भैया मेरी बात समझ के थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था और बोला कि हाँ बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था? भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैंने लेटी लेटी चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर पूछा तो भाई ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और आहिस्ता से मेरा रुख अपनी तरफ करके बोले कि शोभा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वो सब गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बातें मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नज़र पड़ी थी, फिर आपने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायज़ा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शोभा तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उठकर सीधी हुई और भाई के कंधे पर हाथ रख के बैठ गई। फिर पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो? आज ये बात तो वाजे कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो, अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज़्यादा मिस करूंगा। भाई ने काफ़ी बड़ी पे जोर देते हुए कहा तो मैं इनके अंदाज पे मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ काफ़ी बड़ी क्या होता है और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है? वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा, अब ये भी बता दो कि जवान होने का कैसे पता चलता है? वो बोले कि छोड़ो ऐसी बात को, तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा कि भाई बता दो ना, कैसे पता चलता है? भाई ने मुझे अपने बाजू के हसार में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं रोहित भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गई और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर चली भी गई तो आपकी दुल्हन भी तो आएगी ना, आप उसमें इतना मगन हो जाएंगे कि फिर आपको मेरी याद नहीं आएगी। रोहित भाई बारी और जज्बाती आवाज में बोले कि शोभा तुम्हारी जगह कोई लड़की भी नहीं ले सकती, जो तुम्हारा मकाम मेरे दिल में बन गया है, भगवान जानता है कि मेरी दुल्हन को भी वो मकाम नहीं मिलेगा। मैं भाई की बात पे हैरान हुई और कहा, भाई ये आपने अजीब बात कर दी है। बहन की अहमियत और प्यार अपनी जगह, लेकिन बहन की कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। मेरी बात सुनकर रोहित भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले कि शोभा मुझे एक बात बताओ। मैंने कहा कि पूछो, कौन सी बात? रोहित कहने लगा कि बहन अगर चाहे तो बीवी की जगह ले सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, दोनों ही एक जैसा काम कर सकती हैं। मैंने कहा, नहीं भाई प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे नहीं पता कि हमारा धर्म इस मामले में क्या कहता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये बात गलत लगती है। दोनों का अलग काम और अलग मकाम है। भाई ने कहा, भले तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दोनों के वो मकाम तो एक जैसे हैं ना। भाई की इस बात का मेरे पास कोई जवाब न था। वो वाकई सही कह रहे थे कि दोनों के मकाम एक जैसे होते हैं। बस सोच का फर्क होता है कि बीवी ये काम कर सकती है और बहन से करवाना मुनासिब नहीं है। इस पर मैं खामोश रही तो भाई ने पूछा कि गुड़िया मेरा गिफ्ट कैसा लगा? मैंने कहा, भाई आपने इतने प्यार से दिया है तो अच्छा ही लगेगा ना। वो बोले कि हाँ प्यार से तो दिया है, लेकिन पहनकर दिखाओ, फिट है या ढीला है? मैंने कहा, भाई अभी तो पहनकर नहीं दिखा सकती, 2 दिन के बाद राखी का त्यौहार आएगा तो उसी दिन पहनूंगी, क्योंकि आपने भी तो इसी दिन के लिए लाकर दिया था ना। वो बोले, हाँ लेकिन अगर तुम पहन लो तो कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें और ला दूंगा। मैंने कहा, भाई बहुत शुक्रिया, आप जैसा ख्याल रखने वाला भाई भगवान हर किसी को दे। भाई ने कहा, शोभा तुमको पता है कि रात की राखी वाले दिन नेहा खाला भी आ रही हैं, पूरे 10 दिन हमारे पास रहकर जाएंगी। मैं नेहा खाला के आने का सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि हम दोनों बहन भाई की खाला से बहुत दोस्ती थी, क्योंकि वो हमारी तरह अभी गैर शादीशुदा थी, बस मुझसे 5 साल और रोहित से 2-2.5 साल बड़ी थी। मैंने कहा, भाई कराची से वो किसके साथ आएंगी? तो रोहित भाई ने बताया कि वो ट्रेन पर अकेली आएगी और मैं स्टेशन से इनको घर ले आऊँगा। उस वक़्त कराची से शिकारपुर तक एक ही ट्रेन चलती थी, शायद उसका नाम सखर एक्सप्रेस था। खाला ने उसी ट्रेन में आना था। फिर रोहित भाई किसी काम से बाहर निकल गए। रात को वापस आए तो मुझे कहने लगे कि शोभा मेरा खाना मुझे ऊपर कमरे में दे दो प्लीज़।
मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं लाती हूँ। भाई अपने कमरे में चले गए तो मैंने खाना गर्म किया। खाना लेकर ऊपर आई तो वो कमरे में बैठे उसी रसाले को देख रहे थे जिस पर लड़कियों की तस्वीर थी। मैंने पास जाके खाना रखा तो भी उन्होंने रसाला बंद न किया। मैंने आंखें घुमा के रसाले की तरफ देखा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तस्वीर ही ऐसी थी जिसमें एक मर्द लड़की को क्रीम रोल चटवा रहा था। भाई खाना ले लो, मैंने रोहित भाई को मुतवज्जा करके कहा तो वो मेरी आवाज़ पर ऐसे चौंके जैसे उनको मेरे यहाँ आने का मालूम ही ना हो। फिर उन्होंने रसाला एक तरफ रखा और मुझे कहने लगे कि शोभा बैठ जाओ। मैं उनके पास बैठ गई तो वो खाना खाते हुए बोले कि ये रसाला मुझे एक दोस्त ने दिया था, मैंने भी इसे गौर से नहीं देखा और लाकर यहाँ रख दिया। अभी देख रहा था, इसमें तो काफ़ी सारी मालूमात हैं। मैं भाई की बात सुन के काफ़ी हैरान हुई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहे थे। ना सिर्फ वो रसाला देखते थे बल्कि इसमें मेरी तस्वीर भी रखी हुई थी। मैंने कहा भाई अच्छा मैंने तो नहीं देखा। वो बोले कि इसे अपने कमरे में ले जाओ और सोने से पहले आराम से देखना है, इसमें मुकम्मल मालूमात हैं। मैं तो खुद ये रसाला देखने के बाद काफ़ी बेचैन और तजस्सुस का शिकार थी। अब मौका मिला तो उसे उठाकर कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेट कर तसल्ली से देखने लगी। इस नावल का अगला हिस्सा आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज़